हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कहाँ पे? अपने परिवार एम सिलेक्शन में। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं यूजीसी नेट जून 2026 में जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसमें क्या आपका जो भी लेटेस्ट अपडेट है उससे रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि यूजीसी नेट में क्या सिलेबस चेंज हुआ। हम यहाँ पे बात करेंगे, है ना, आपके सिलेबस पे बात करेंगे कि क्या हमारा सिलेबस चेंज हुआ है ना। फिर यहाँ पर कि कोई लेटेस्ट अपडेट, हम इस पे बात करेंगे, है ना। न्यू पैटर्न पे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, जो हमारा न्यू पैटर्न है ना, इस पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। तो प्रॉपर इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी तरीके से जो जून 2026 की गाइडलाइन है, गाइडेंस है, वो प्रॉपर प्रोवाइड करने वाली हूँ। जो आपकी परीक्षा यानी कि जो भी आपकी एग्जाम डेट है, एलिजिबिलिटी की बात कर लें, पैटर्न की बात कर लें, स्ट्रैटेजी की बात कर लें, प्रॉपर ओवरऑल मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच सके। और ये वीडियो तो पक्का मिस मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मिलने वाली है आपको क्या, स्ट्रैटेजी, है ना, जो आपकी रणनीति है वो मिलने वाली है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अपना देखते हैं कि हमारा जो एग्जाम है उसको। तो पहले हम लोग बात करेंगे यूजीसी क्या है ना। यूजीसी क्या है, इसका फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी नेट क्या है? यूजीसी नेट जो है आपका एक ऐसा सुनहरा अवसर है या मौका या एलिजिबिलिटी है जो आपके आने वाले टाइम पे जो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं या फिर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, है ना, आप पीएचडी करना चाहते हैं, उसके लिए एज ए एंट्रेंस की आप क्वालिफाई हो गए हैं, कि आप पीएचडी करने के लिए क्वालिफाइड हो गए हैं, आप रिसर्च में जाने के लिए क्वालिफाइड हो गए हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्वालिफाइड हो गए। तो एक तरीके से ये क्या है, ये जो आपका यूजीसी नेट है ये एक एंट्रेंस एग्जाम है जो आपको एलिजिबिलिटी प्रोवाइड कराता है या एलिजिबिलिटी देता है कि आप इस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए आप एलिजिबल हो गए हैं, है ना। कई लोगों का सपना होता है ना कि मैं भी प्रोफेसर बनूं, तो वो प्रोफेसर बनने का सपना यहाँ पर आपका पूरा होता है, आप एलिजिबल हो जाते हैं। किसके लिए? यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद। इनका रिजल्ट कैसे आता है? तो आपका आता है यहाँ पर 3 पार्ट में रिजल्ट आता है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, पीएचडी के लिए आता है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर में आता है, जो आपका जेआरएफ हो गया। तो जेआरएफ में आपका क्या है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, है ना। यहाँ पर आपको क्या है, जो भी मंथली आपको क्या स्टाइपेंड मिलता है जो है ना, वो कितना मिलता है, यानी कि जो फेलोशिप की अगर हम बात कर ले, गवर्नमेंट आपको सोचिए रिसर्च के लिए आपको पैसा प्रो देती है, एचआरए प्रोवाइड कराती है। ये आपका जो है मिनिमम जो बात कर ले तो 37,000 से लेकर 42,000 तक का ये आपको क्या है, रिसर्च करने के लिए सोचिए, आपको खुद पढ़ने के लिए गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है। तो इससे अच्छा मौका क्या है भाई, ये समझ लो एक तरीके से सैलरी से भी ज्यादा है, बैठे बैठाए आपको मिल रहा है। आपको क्या करना होता है, आपको रिसर्च वहां पर करना होता है, पर्टिकुलर कोई टॉपिक होगा, कोई प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा, उस पर आपको क्या है, रिसर्च करना है, जो भी आपका वहां पर आप एक अपने सब्जेक्ट चूज करते हैं। मान लीजिए आपने हिस्ट्री में आपने एशियन हिस्ट्री चूज किया, तो वहां पे आप उसके पुरातात्विक जो भी है उसके एविडेंस आप रिसर्च करेंगे वहां पर, है ना। ज्योग्राफी अगर आपने ज्योग्राफी में आपने कोई टॉपिक चूज कर लिया। अच्छा, टॉपिक कैसे चूज करते हैं, इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी कि किस तरीके से आप टॉपिक्स चूज कर सकते हैं, कैसे सिनॉप्सिस बनते हैं, कैसे थीसिस आपके होते हैं, ये सारी चीजें हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन ये जब आपको बताएंगे पीएचडी में, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे ओवरऑल बात कर रहे हैं यूजीसी नेट के बारे में। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे आपके इंडिया में जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर पढ़ाने के लिए आप क्या होते हैं, योग्य हो जाते हैं। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी और उसमें क्या है, यूजी पीजी के बच्चे होते हैं ना। सोचिए आप यूजी पीजी को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं, तो आपकी नॉलेज कितनी यहाँ पर होनी चाहिए, है ना। बिना
अलग एंट्रेंस एग्जाम दिए पीएचडी के लिए आप सीधा प्रवेश पा सकते हैं, है ना। ये आपका तीन क्या है, यहाँ पर एक परीक्षा से 3 बड़े लक्ष्य आप हासिल कर सकते हैं। आप यहाँ पे यूजीसी नेट क्लियर करिए, एंट्रेंस क्लियर करिए, आप इन तीनों परीक्षाओं के लिए या इन तीनों पोस्टों के लिए क्या हो जाते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं। कैसे, हाउ कैन पॉसिबल, आइए हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम की अगर हम बात कर लेते हैं, है ना, जून 2026 में जो आपका मिशन है, टाइमलाइन है ना, उसकी बात कर लेते हैं। तो आपका जो नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो नोटिफिकेशन ये मान के चलिए कि अप्रैल 2026 यानी कि अप्रैल में आपके नोटिफिकेशन जो आपका है कि हो सकता हो कि फर्स्ट वीक से मिड वीक तक का, यानी कि जो भी आपका एक सप्ताह से दूसरे सप्ताह के बीच में आपका फॉर्म आ जाएगा, जारी होने के चांसेस होंगे कि आपका फॉर्म आ जाएगा। तो आप लोग तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दो भाई, कि अब क्योंकि देखिए मार्च आपका कंप्लीट होने वाला है, मार्च खत्म ही ऑलमोस्ट समझिए कि मार्च कंप्लीट हो रहा है। आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा यहाँ पर अप्रैल। तो अप्रैल में इसके एग्जाम आ जाते हैं, ठीक है, फॉर्म आ जाएंगे, आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। फिर आपका क्या है, मिड जून में आपके इसके एग्जाम जो है आपके होने के चांसेस होते हैं, एडमिट कार्ड आपका रिलीज हो जाता है। फिर आपकी परीक्षा यहाँ पर सिटी इंटीमेशन आप देखे होंगे कि यहाँ पर देते हैं। देन उसके बाद आपकी क्या है, आपके जो एग्जाम डेट है वो मिड जून तक का, लगभग मान के चलिए 25 से 29 जून के बीच में ये कराने के चांसेस हो जाते हैं कि आपका एग्जाम जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये रही हमारी जो एक अभी तक का जो हम लोगों ने रिसर्च किया कि मतलब जो प्रीवियस को देखते हुए यहाँ पर जो है डेटा हम प्रोवाइड करा रहे हैं कि इस तरीके से आपके एग्जाम हो सकते हैं। मई में जो आपकी है कि करेक्शन विंडो ओपन हो जाती है आपका एक, अच्छा यहाँ पे एक चीज और हम बता दें कि आपका एक जैसे अप्रैल में आ रहा है, मान लीजिए 1 अप्रैल से आपका एग्जाम फॉर्म आ गया, तो 1 मई तक का आपका यानी कि एक महीने तक का, यहाँ पे 1 मंथ तक का क्या है आपका फॉर्म फिल होता है। ठीक है, उसके बाद जो है मई के लास्ट में आपका जो भी आपके फॉर्म में एरर हो जाती है, जो भी थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए करेक्शन विंडो ओपन होती है। आप करेक्शन विंडो में आप जाके अपनी क्या है यहाँ पर चीजें जो है सही कर सकते हैं। सही में भी क्या क्या कर सकते हैं वो हम आपको जब आपका करेक्शन, जब आपका एग्जाम आ जाएगा तो ऑलमोस्ट हम बता देंगे कि क्या क्या चीजें यहाँ पर हम सही करते हैं। जुलाई से अगस्त 2026 में आपके क्या है आंसर की आ जाती है, आपके जो परिणाम है वो आ जाते हैं, फाइनल रिजल्ट भी आपका आने के पूरा चांसेस होते हैं कि अगस्त तक का मान के चलिए कि पूरा फाइनल हो जाता है। सोचिए साल में 2 बार यहाँ पे आपका यूजीसी जो है ये आपको कौन कराता है, एनटीए कराता है। कौन कराता है, एनटीए एक एजेंसी है जो इसको ऑर्गेनाइज करती है, किसको, यूजीसी नेट एग्जाम्स को। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एनएटी लिख दिया ना, यहाँ पर एनटीए है, क्या है आपका एनटीए। एनटीए का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, सफलता के स्तर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किस तरीके से होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है क्या है, सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होता है, जेआरएफ क्वालिफाई करना प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी, ये है यहाँ पर आपके। फिर उसके बाद आपका क्या है, अब मान लो कि आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लिए है ना, तो आप इन तीनों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पीएचडी, तीनों के लिए आप एलिजिबल हो गए हैं। यहाँ पर जब आप बात कर लेते हैं तो अगर आप दूसरी श्रेणी में बात करते हैं कि आप असिस्टेंट नेट क्वालिफाई करते हैं, तो आप यहाँ पर क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीएचडी में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया तो आप यहाँ पे 3 कैटेगरी में आपके एग्जाम रिजल्ट आते हैं। आपका जेआरएफ हो गया, नेट हो गया, नेट को ही यहाँ पे क्या असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं, फिर यहाँ पर पीएचडी हो गई, है ना। तो अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया तो आप इन तीनों के लिए क्या होते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नेट क्वालिफाई करते हैं, आपका नेट क्वालिफाइड हुआ है, तो आप नेट और पीएचडी के लिए यहाँ पर क्वालिफाइड होते हैं।
कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं और यहाँ पर आप पीएचडी के लिए, रिसर्च के लिए आप क्या है पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे जीआरएफ आपको यानी नहीं मिलता है, जो भी आपको फेलोशिप है वो आपको यहाँ पर जीआरएफ वाली जो है वो नहीं मिलती है। ठीक है, आपको आगे बताऊंगी सेल्फ करना होता है। पीएचडी में यहाँ पर अगर हम बात करें केवल 3 चरणों में इसके परिणाम आते हैं ना, मैंने अभी आपको बताया था। और अगर आप पीएचडी केवल क्वालिफाई होते हैं, आपको लिखा होता है ना कि ओनली पीएचडी क्वालिफाइड, है ना, तो यहाँ पर अगर आप केवल पीएचडी के लिए क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ पर आप एडमिशन के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं कि आप पीएचडी में एलिजिबल हो गए हैं, एडमिशन ले लीजिए और आप शोध के लिए या रिसर्च के लिए आप जा सकते हैं। आपको ये दो से जो है स्तर नहीं मिलता है, ना आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं, ना जेआरएफ के लिए होते हैं। यहाँ पर आपका सेल्फ जो फेलोशिप है ये सेल्फ होता है, आपको खुद से ही पे करना होता है। यहाँ पे कोई फेलोशिप सरकार की तरफ से आपको नहीं मिलती है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो है आपका 70% जो है आपके किसके पीएचडी के लिए होते हैं और यहाँ पर 30% स्कोर जो है आपका क्या है, नेट स्कोर 30% प्लस इंटरव्यू वेटेज होता है ना। चलो अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन आवेदन कर सकता है इस फॉर्म को, कौन कौन भर सकता है। काफी बच्चों का आता है कि क्या यहाँ पर ग्रेजुएशन वाले जो हैं वो भर सकते हैं, मास्टर में है क्या वो भर सकते हैं, फर्स्ट ईयर में है तो क्या भर सकते हैं। यहाँ पे सारा समाधान होने वाला है। आपके पास इस डिग्री को यानी कि यूजीसी नेट को क्वालिफाई करने के लिए आप एलिजिबल किसके लिए, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो आपका एमए हो, है ना, एमएससी हो, एमकॉम हो, जो भी है आपका यहाँ पर क्या है, आपका मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मास्टर डिग्री में जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए। परसेंटेज में अगर बात करें तो 50% मार्क्स होने चाहिए, अंक होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस इनके लिए कितना 50%, सॉरी यहाँ पे 55% जनरल के लिए होना चाहिए मार्क्स और यहाँ पे 50% यानी कि 50% जो है ओबीसी, एससी, एसटी के लिए होना चाहिए। ठीक है, आपके मास्टर की डिग्री में जो आप क्वालिफाइड किए हैं तो आपका 50% आपको का होना चाहिए अंक। ठीक है, आरजीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी ये तीनों के लिए क्या है, मान्य होता है। कौन सी, मास्टर डिग्री, कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी ही चाहिए। अगर आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है तो आप इस फॉर्म को भर नहीं सकते हैं। क्लियर कट बात। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एक चीज और कि जो आपके ग्रेजुएशन में आप 4 ईयर ग्रेजुएशन यानी कि 8 सेमेस्टर, यहाँ पे चाहे आप 4 ईयर लिख लें या फिर 8 सेमेस्टर लिख लें, है ना, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी। या फिर आपके पास 4 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री हो, जैसे हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं ना 3 साल के लिए होता है, इसी तरीके से अगर आपके पास 4 साल के ग्रेजुएशन की डिग्री है या 8 सेमेस्टर वहां पे लिखा है उसकी डिग्री है तो आप यहाँ पर, और उसमें भी 75% से आप क्वालिफाइड हो, है ना, तो आप इसके लिए क्या होंगे, एलिजिबल हो जाएंगे यूजीसी नेट का फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें भी आप किसके लिए एलिजिबल होंगे, इसमें भी कैटेगरीज है कि आप केवल यहाँ पर जीआरएफ के लिए हो सकते हैं, पीएचडी के लिए हो सकते हैं, यानी कि आप रिसर्च के जो आपका है सेगमेंट उसमें आप जा सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि जो आपकी टीचिंग मेथड है, जो भी आपका प्रोफेशन है कि आप प्रोफेसर के लिए, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, उसके लिए आपको नेट क्वालिफाइड करना ही होगा। इसके लिए आपको, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, है ना, इसके लिए आपको क्या है, मास्टर डिग्री होनी ही चाहिए और आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो आपका कितना आरक्षित, जो मतलब यहाँ पे जो 5% जो है ओबीसी और एससी एसटी के लिए ये क्या है, रिजर्वेशन है, छूट है कि 5% आपको, आपका अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं तो आप इनफ है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, एलिजिबल हैं, है ना। और अगर जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 55% मार्क्स। ठीक है,
हम एज की बात कर लेते हैं यहाँ पर, है ना, कि एज क्या है, एज लिमिट क्या है यहाँ पर, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। एज लिमिट क्या है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके पास कोई एज लिमिट नहीं है, यहाँ पर नो एज लिमिट लिख देते हूँ, है ना। और यहाँ पे जेआरएफ के लिए यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए जो मैक्सिमम एज है वो कितना है, 30 साल है ना, 30 साल मैक्सिमम एज है। और यहाँ पे महिलाओं, एससी एसटी और इनके लिए कितना है, 35 साल तक है। कि जो और एक चीज और है, जो एलएलबी, जो एलएलएम की डिग्री धारक यानी कि जो भी एलएलएम की डिग्री मतलब किए हुए होते हैं उनके लिए 33 वर्ष है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे बात करेंगे किसकी, परीक्षा पैटर्न की, यानी कि जो आपका एग्जाम पैटर्न है हम उसकी बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न कैसा आपका है ना। ये आपका कितना सीबीटी मोड होता है, जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। टोटल हमारे पास 3 घंटे होते हैं, 180 मिनट होते हैं। यहाँ पर जनरल पेपर जो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपका पेपर 1 है उसके 50 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। और पेपर 2 जो आपका कोर सब्जेक्ट होता है, जो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में किया हुआ होता है, उसके जो आते हैं, जैसे मान लो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, है ना, ये सारे आपके सब्जेक्ट पेपर 2 के होते हैं। ये आपका 100 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के। एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर, 30 मार्क्स के क्वेश्चन कितने हो गए, 150, है ना। और 3 घंटे आपको मिलते हैं। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। एक क्वेश्चन अगर आपका सही है तो उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, गलत अगर आपने किया है तो उसके लिए कोई मार्क्स नहीं कटता है। सिलेबस डिकोडिंग की बात कर लेते हैं, जो सिलेबस कैसा है आपका। तो सिलेबस में आपका पेपर 1 सभी यूनिट यानी कि 10 यूनिट है आपकी, मैंने बता रखी है कि 10 यूनिट है जो अनिवार्य है आपका। जैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग एंड मैथमेटिकल रीजनिंग हो गई, है ना यहाँ पर। फिर यहाँ पे डीआई आ गई, आईसीटी आ गई, इन्वायरमेंटल एंड पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट हो गया, हायर एजुकेशन हो गया। फिर यहाँ पर आपका और आता है लॉजिकल रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो ये आपका पेपर 1 का पूरा यूनिट है, 10 यूनिट। पेपर 2 में आपके 85 सब्जेक्ट होते हैं, जो आपने किसमें अपने आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में होते हैं, उसमें से आप जो भी है वो चुन सकते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये मैंने आपको बताया। अच्छा, एक नया अपडेट आया है कि आयुर्वेदा बायोलॉजी को नए विषय के रूप में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। जो आयुर्वेद बायोलॉजी को क्या किया गया है, नए विषय के रूप में यहाँ पर शामिल किया है। तो 86 यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया या फीस की बात कर लेते हैं। तो जैसे आपका इसकी वेबसाइट कौन सी है, रजिस्टर्ड वेबसाइट, यहाँ पर UGCnet.nta.nic.in पर आप जाएंगे। यहाँ पर आप इसका पूरा फॉर्म भरेंगे। फिर यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। क्या प्रोसेस है, पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर उसके बाद फॉर्म फिल करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, देन उसके बाद आप फी पेमेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा फीस कितनी होती है, यहाँ पर डाउट होता है बच्चों को। तो फीस जो है यहाँ पर जनरल वालों के लिए 1150 है। ठीक है, ओबीसी के लिए 600 रुपए है, और एससी एसटी या थर्ड जनरल के लिए या पीडब्ल्यूडी के लिए कितना है, 325 रुपए है। ठीक है, सर्टिफिकेट की वैधता की बात कर लेते हैं, यानी कि जो भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो कब तक एलिजिबल रहता है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सर्टिफिकेट आपको, जो भी आप जैसे क्वालिफाइड हो जाते हैं ना कि यू आर क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना, तो यहाँ पर वो लाइफ टाइम के लिए होता है। अगर एक बार आपने नेट क्वालिफाइड कर लिया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आप उसको आप आजीवन कहीं पे भी जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जीआरएफ के लिए अगर आप क्वालिफाइड करते हैं, जो भी जीआरएफ अवार्ड लेटर मिलता है आपको, वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। 3 साल के अंदर आपको क्या है, आप 3 साल के अंदर आपको कहीं पे भी जीआरएफ के लिए आपको क्या है, आप अप्लाई कर सकते हैं, और आप अपनी फेलोशिप जो है वो आपको शुरू हो जाती है मिलना। ठीक है, मतलब 3 साल के अंदर आपको एडमिशन लेना होता है। आप कहीं से भी यूनिवर्सिटी या कहीं पे भी जाके आप जीआरएफ के लिए कर सकते हैं। सेम यही प्रक्रिया इसमें है पीएचडी के लिए, कि पीएचडी आपका 1 साल के लिए वैलिड होता है। 1 साल के अंदर आपको जो भी आपकी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, वहाँ पे जहाँ पे भी पीएचडी अवेलेबल है, आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है,
महीने की यहाँ पे 2.5 महीने की रणनीति बताते हैं, है ना, यानी कि 2.5 मंथ की जो रणनीति होती है, स्ट्रैटेजी होती है, उसकी बात कर लेते हैं। तो पिछले पीवाईक्यू जो है आपके 10 ईयर के, जो अगर आप पीवाईक्यू यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए ना, तो उससे आपको एग्जाम पैटर्न और आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो सब कुछ पता चल जाता है। मॉक टेस्ट आप 3 घंटे बैठने की आदत, मतलब मॉक टेस्ट आप लगाएं। अच्छा, एक चीज और है, आप कंप्यूटर स्क्रीन पे लगाएं, वो ज्यादा आपका रहता है, उससे क्या है, टाइम मैनेजमेंट आपके सुधरते हैं। होता क्या, हम लोग ऑफलाइन लगाते हैं ना, और फिर जाके अचानक में ऑनलाइन हम लोग क्लासेस लेते हैं, मतलब जब एग्जाम देते हैं ना, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बेटर है कि कोशिश करें, सबके पास फोन है, लैपटॉप है, हर एक चीज अवेलेबल है, तो आप कोशिश करें कि मॉक टेस्ट जो है वो फोन पे ही या अपने लैपटॉप पे देने की कोशिश करें। ठीक है, पेपर 1 का को इग्नोर ना करें, क्योंकि जेआरएफ क्वालिफाइड करने में जो है पेपर 1 का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको जेआरएफ मिलने का जो श्रेय अगर बात करें, तो वो आपका क्या है, स्कोर को क्या करता है, गेन करने में ये हेल्प करता है पेपर 1। ठीक है, जो आपका रिवीजन की बात कर ले, तो जो आपका जून का महीना केवल रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए ही रखें, है ना। यहाँ पर कोई अपना सिलेबस नहीं, सिलेबस जो आपका कंप्लीट है वो मई तक आप उसको क्या करें, पूरा फिनिश कर दें, है ना। उसके बाद पूरा मई आप क्या करें, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। जैसे मान लीजिए अभी मैं हायर एजुकेशन कंप्लीट हो गया ना, तो मैं यहाँ पे रिवीजन करा रही हूँ, बस उठा के रिवीजन आप करना शुरू कर दो। अगर मेरी क्लास भी आप देख रहे हो ना, तो आपके लिए बहुत है, इनफ है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आता है आपका क्या, अब यहाँ पर आपकी ये सारी चीजें हमने पूरी तरीके से तैयार कर दिया कि किस तरीके से आपका यहाँ पे आप क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, आपका यूजीसी नेट क्या है, ए टू जेड चीजें मैंने यहाँ पर बता दिया है। और अब सफलता आपका इंतजार नहीं करती, जो कि नोटिफिकेशन का इंतजार है करते हैं, है ना। तो अब जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, आप अपना फॉर्म फिल करना शुरू कर दीजिएगा। और कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, तो मैं तो अवेलेबल हुई हूँ। तो आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करके आप मुझसे वहाँ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझसे क्वेश्चन भर भर के मांगे, मैं क्वेश्चन भी देने के लिए तैयार हूँ। 10 ईयर्स का पूरा हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। और चलिए, तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।